अब बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है ना, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी अब आपका दाखिल खारिज भी होगा और आपके साथ कोई भी समस्या भी नहीं रहेगा। तो जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए बहुत खुशखबरी है। देखें, लोग क्या होता है कि जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं ना, इस जमीन की रजिस्ट्री होती है, यानी कह सकते हैं जमीन को लोग खरीदते हैं। अब ये जो रजिस्ट्री का कागजात है, इस रजिस्ट्री के कागजात को लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। यानी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ये सेल डीड जो है, जमीन की जो रजिस्ट्री है, इसको वेरीफाई किया जाता है। राजस्व के कर्मचारी होते हैं, राजस्व के अधिकारी होते हैं, ये कागजात को वेरीफाई करते हैं कि आखिरकार ये जमीन की रजिस्ट्री सही है या नहीं है। विक्रेता जो है वो सही आदमी है या नहीं है, विक्रेता कहीं गलत आदमी तो नहीं है, विक्रेता कहीं दूसरे का हिस्सा तो नहीं बेच दिया। अब ये जो क्रम चलता है चेक करने का, तो उसमें समस्याएं जो है अगर उत्पन्न ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो जो राजस्व के अधिकारी होते हैं, जो राजस्व के कर्मचारी होते हैं, वो स्पष्ट तरीके से ये बात जो है क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। अब कोई भी अगर समस्या है ही नहीं तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई समस्या उत्पन्न हो गया तो फिर तो क्या होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ होता है कि सबसे पहले करेक्शन स्लिप जो है वो जनरेट कर दिया जाता है, इसलिए कि यहाँ पर देखा गया, जब इसको जांच किया गया ना, तो देखा गया जमीन का जो जमाबंदी है, जमाबंदी रैयत, यानी रैयत के, यानी जो पुत्र हैं, पुत्र ने बेचा है। यानी ये बात का जांच किया गया कि आखिर विक्रेता कौन है। अब अंचल लेवल के जो अधिकारी हैं उनका यही तो काम है। आप जांच करेंगे, आपको एक क्षेत्र दिया गया है, वहां पता लगाएंगे कि जमाबंदी जो भी है जिसके नाम दर्ज है, तो बेचने वाला कौन है। तो पता चला कि नहीं, बेचने वाला जो है वो कौन है, वो बेटा है। तो बेटा अगर बेचा है तो कोई समस्या नहीं है और किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। यानी अगर यहाँ पर जो है कोई ऑब्जेक्शन आता तो कार्रवाई होती, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो इसलिए क्या हुआ कि जो म्यूटेशन है, दाखिल खारिज है, उसकी यहाँ पर स्वीकृति दी गई। तो स्वीकृति दी गई मतलब हो गया कि दाखिल खारिज हो गया। जमीन जो खरीदा गया, जमीन का जो केवला था, उसका दाखिल खारिज हो गया। इसलिए कि कोई समस्या जब नहीं है तो दाखिल खारिज में कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, कोई विवाद है ही नहीं, कोई एक तरह से समस्या है ही नहीं। वेरीफाई कर लिया गया कि पिता के नाम से जमीन का जमाबंदी था और बेटा जमीन बेच दिया है, कोई समस्या नहीं हुआ, उनका दाखिल खारिज इजीली हो जाता है। देखिए, जमीन की जो रजिस्ट्री होती है, जमीन का जो केवाला होता है, तो जमीन का जो रजिस्ट्री हुआ, तो ये रजिस्ट्री जो है, इससे जमीन का आप कह सकते हैं ओनरशिप मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मालिकाना हक। तो रजिस्ट्री अगर हुआ तो मालिकाना हक मिला। लेकिन इस रजिस्ट्री से जमीन का अगर दाखिल खारिज होता है तो दाखिल खारिज से जो मालिकाना हक है ना, मालिकाना हक नहीं मिलता। यानी अगर कोई जमीन का दाखिल खारिज करा लिया है तो दाखिल खारिज से मालिकाना हक किसी को नहीं मिलता। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले में भी कहा गया है कि रजिस्ट्री से मालिकाना हक जरूर मिलेगा। जमीन आपने खरीद लिया, आपके पास जमीन का केवाला है, आपके पास जमीन का बैनामा है, आपके पास जमीन का यानी कह सकते हैं सेल डीड है, तो ये सभी दस्तावेज आपके पास है। तो आपको इस दस्तावेज के आधार पर मालिकाना हक मिलेगा, ना कि दाखिल खारिज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमीन का गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिए, अपना नाम दर्ज करा लिए। उनको लगता है कि जमीन का जो है रसीद हम कटा रहे हैं तो जमीन हमारा हो गया, दाखिल खारिज म्यूटेशन हम करा लिए, जमीन हमारा हो गया। कोई भी व्यक्ति जमीन का रसीद कटाकर, दाखिल खारिज कराकर जो है जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी कहा गया कि महज दाखिल खारिज से पर जो है मालिकाना हक नहीं मिलता है।
यानी एक मामला हुआ, ये बोला कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में बस ये एंट्री करना है, मतलब सर ये कौन टैक्स दे रहा है, और ये राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करा लेने से आपके जो है पास ऐसा नहीं हो गया कि ये जमीन का, अगर मान लेते हैं आज इनके पास जमीन का केवाला मौजूद है, लेकिन किसी कारण बस ये दाखिल खारिज नहीं करा पाए, विवाद था, परिवार में विवाद था, अन्य बहुत सारे कारण थे, तो ये प्लॉट का एंट्री जो है कोई और व्यक्ति करा लिया, तो ये प्लॉट का एंट्री करा लेने से कोई व्यक्ति जमीन का मालिक नहीं बन जाएगा। यानी ये प्लॉट कोई अपने नाम पर अगर दर्ज करा लिया तो वो जमीन का मालिक नहीं बन जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछ देते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है दाखिल खारिज, तब ठीक है रजिस्ट्री हो ही गया है तो दाखिल खारिज का जरूरत क्या है, और ये सवाल होना भी चाहिए। देखिए हम आपको बता देना, ये रजिस्ट्री जो है ये सुरक्षित रहता है, इसको आप ऐसे समझ लें, ये जमीन का जो केवाला है ना, अब है कि जिनको ये जो जमीन है ना, ये जमीन जो है जो बेचा गया, तो ये तो खरीदार थे, यहाँ पर ये खरीदार है, अब खरीदार हैं, इनके पास क्या है, जमीन का केवाला है। अब इस जमीन का जो विक्रेता होगा, विक्रेता के नाम अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में उसी का नाम दर्ज होगा, इसलिए कि दाखिल खारिज उसी के नाम से है। ये इनके पास क्या है, केवाला है। एक समय आया, बीतता गया, अब विक्रेता जो है, विक्रेता का जो बेटा है वो क्या किया, देखा कि ये तो मेरे पिता के नाम से है, विक्रेता का बेटा, और फिर दोबारा जमीन बेच दिया, जबकि वो जान रहा है कि ये जमीन हमारे पिता बेच चुके थे। अब कहेंगे ये तो गलत है, ये तो एक तरह उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी, और ये जो व्यक्ति खरीदार है इनकी जीत भी होगी, लेकिन ये इस उलझन में फंस गए, ये सुरक्षित नहीं रहे, और अगर ये दाखिल खारिज करा लेते तो ये सुरक्षित रहते, इनका अधिकार खत्म नहीं हुआ। सिर्फ ये हो गया कि विक्रेता और नए खरीदार, इससे इनका एक कानूनी लड़ाई बढ़ गया। सुरक्षित रहने के लिए ये दाखिल खारिज जो है बेहद जरूरी है। और कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो दाखिल खारिज करा लेते हैं स्टाम्प पर जमीन लिखाकर, तो सिर्फ महज दाखिल खारिज करा लेने से आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है। सिर्फ म्यूटेशन आपका है तो कानूनी तौर पर आप मालिक नहीं हैं। अब देखें यहाँ पर रिजेक्टेड वाला जो समस्या है कि रिजेक्शन जो है ना, यानी कोई भी अगर मान लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई किया और किसी ने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। अब ऑनलाइन ये जमीन का जो आप केवाला देख रहे हैं, इसको ऑनलाइन दाखिल खारिज कराने के लिए अप्लाई किया। एक आदमी आता है, परिवार का सदस्य, वो ऑब्जेक्शन लगा दिया कि यह जमीन मेरा हिस्सा है। इन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया ये जमीन जो है मेरा हिस्सा है। ये ऑब्जेक्शन तो इनके ऊपर नहीं लगता, ये ऑब्जेक्शन किसके ऊपर लगता है, विक्रेता के ऊपर, है ना, विक्रेता के ऊपर, ठीक है। अब लेकिन विक्रेता के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा कि विक्रेता का जमाबंदी से म्यूटेशन हो रहा था, विक्रेता का जमीन जो है एक तरीके से दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा था, उसको वहां पर देखा जा रहा है, रोका जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि नहीं, विक्रेता जो है उसके तो पिता के नाम जमाबंदी दर्ज है। ऑब्जेक्शन लगाने वाला जो है विक्रेता का भाई है, यहाँ पर विक्रेता का भाई है कौन, ऑब्जेक्शन लगाने वाला। तो ये सारा देख सकते हैं ना उलझन, यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो विवाद है। तो अधिकारी को लगता है कि नहीं यहाँ पर विवाद है, अब हम कैसे म्यूटेशन कर दें, पूरी जमीन बेचा गया है। अब विक्रेता का मान लेते पूरा प्लॉट बेचा गया। अब एक प्लॉट जो है ये पूरा अगर हाफ बेचा गया होता तो ये एक तरह से समझा जा सकता था कि विक्रेता ने जो है अपना आधा हिस्सा बेचा है, लेकिन विक्रेता ने तो अपना पूरा शेयर बेच दिया है। और ये कह सकते पूरी जमीन बेच दी, यहाँ पर दूसरे भाई का शेयर भी बेचा गया, यहाँ पर कोई समस्या है। और इस ऑब्जेक्शन के लिए जो है विक्रेता जो है उससे साक्ष्य मांगा जाता है कि आप दिखाइए क्या है, आपका बंटवारा कभी हुआ नहीं हुआ, किस आधार पर आप जमीन आपके दखल में था या नहीं था, ये उसकी पूरी जांच की जाती है। और जो अधिकारी है उनको लगता है कि नहीं इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, तो ये जो आपका प्रक्रिया है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्शन के बाद जो है आगे की कार्रवाई होती है, यानी रिजेक्शन के बाद भी आप अपील कर सकते हैं। आप इसलिए कि आप जमीन खरीदे हैं, आपको अधिकार है अपील करने का, आप ऊपर जाने का, तो आप अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तो ये होता है कि रिजेक्टेड के बाद का वो विकल्प है। उसके बाद ऑब्जेक्टेड केस भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर कि एक तरीके से पहले से ही ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, और ये ऑब्जेक्शन आप चाहें तो ऑनलाइन भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा मामला है पहले से कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में यहाँ पर जो है ये केस चल रहा है,
तो ये ऑब्जेक्शन एक बार लग गया ना, तो फिर जब तक ये अब कोर्ट से ही मान लेते हैं किसी प्रकार का रुकावट है, तो अधिकारी आखिर क्या करेंगे। उसी जमीन को पर पहले से विवाद चल रहा था, तो फिर वो विक्रेता के पिता के नाम है, विक्रेता के दादा के नाम है, वहां पर बंटवारा का केस चल रहा है, वहां पर टाइटल का केस चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये पहले से ही इस पर ऑब्जेक्शन है, और जैसे ही ये बात स्पष्ट होगा, जानकारी होगा कि नहीं इस पर जो है केस चल रहा है, तो इस तरह का जो म्यूटेशन है, दाखिल खारिज है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। दाखिल खारिज से कभी भी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता है। अगर आपके जमीन का कोई गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिया है, म्यूटेशन करा लिया है, लेकिन जमीन आपकी है, आपके पास जमीन का खतियान है, आपके पास जमीन का केवाला है, लेकिन आपके जमीन का जो दाखिल खारिज है आपके नाम नहीं है, तो ये दाखिल खारिज कोई अन्य व्यक्ति अगर अपने नाम पर करा लिया है, तो उस दाखिल खारिज को आपको रिजेक्ट कराना होगा। इसके लिए आप जो है राजस्व के जो अधिकारी हैं उनके पास आप आवेदन दे सकते हैं। अगर उसकी जमाबंदी गलत तरीके से की गई है, तो आप चाहे तो जिला कलेक्टर यानी एडीएम कोर्ट में जो है आप केस भी फाइल कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रक्रिया। जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार अगर भूमि सर्वेक्षण का कार्य करती है, तो अभी जो भी जमीन की रजिस्ट्री है, जो टाइटल होल्डर है, कानूनी तौर पर उसका अधिकार है, उसका भी नाम जरूर दर्ज होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।